Yes, hello, my dear students, my dear 10th class. In the last class, we talk about the 1848, the revolution of the liberals, and we also talk about how the languages had great impact on a revolution, and we also know how did the culture played a role against the Russian, and these all happenings are surrounding in Poland. Okay, so after that, the nation state Italy, Germany, Poland, Austro-Hungarian Empire, यहाँ पे सब जगह जो मिडिल क्लास है वो कम्बाइंडली नेशनल यूनिफिकेशन की बात कर रहा है ना, और एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है. दे रेज देयर वॉइस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन. और अब एक सबसे अच्छी बात ये थी कि 1848 के जो लिबरल रेवोल्यूशन था, लिबरल मतलब वो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों का, कि जिन स्टेट्स के लिए यूनिफाइड होने की बात सोच रहे थे उस टाइम तक, जब मतलब ये मूवमेंट हो रहा है, वो नेशन स्टेट अपने एग्जिस्टेंस में ही नहीं आए. फिर आपने जाना था कि किस तरह से जो रशियंस हैं उन्होंने अपनी लैंग्वेज को मतलब इम्पोज़ किया पोलैंड पे, और वहाँ अपनी लैंग्वेज को उन्होंने बढ़ावा देने के लिए पोलैंड की जो पोलिश लैंग्वेज थी उसको अनरेस्ट करने की कोशिश की. बट आपने देखा था कि पोलैंड के जो लोग हैं वहाँ, एक पर्सन का नाम आया था कैरोल का, तो आपने देखा कि वो अपने तरीके से कुछ, एक अकेले वही नहीं, उन जैसे बहुत से पोएट, ऑथर्स और नेशनलिस्ट लोग, लिबरल, अपने अपने तरीके से वहाँ के लोगों में एक अवेयरनेस फैला रहे थे. और जो नेशनलिज्म के लिए सबसे मेन हथियार था कि उनकी लैंग्वेज का, उनके कल्चर का सबसे ज़्यादा जो ज़ोर था लोगों को यूनाइट करने का, वो उन्होंने किया. फिर आपने चीज़ें तो सारे देखते रहे. फिर आपने बात समझी थी कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के बारे में जो डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही थी नेशन स्टेट के नाम पे. तो आप स्टूडेंट ध्यान रखेंगे पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स क्या थे उस टाइम के लिए. तो एक कॉन्स्टिट्यूशन था, फ्रीडम ऑफ स्प्रेस था, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. एसोसिएशन आप सब जानते हैं, आप और हम मिलके जब कोई एक ग्रुप बनाएं, एक कोई क्लब बनाएं या कोई पार्टी क्लब बनाएं, कुछ भी एसोसिएशन जिसमें कई लोग शामिल हैं, तो ये उस टाइम की डिमांड थी पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स की. ठीक है, और अब हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे यहाँ से. एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला, जो कि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी कई बार आता है. बट एज़ यू नो कि आपके जो फर्स्ट बोर्ड है वो MCQ बेस्ड ज़्यादा होंगे. तो बात ये रहती है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जितनी भी छोटे छोटे टर्म्स आते हैं, क्योंकि हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप जितने लेवल पे एक क्लास डेली कर सकते हैं, और उसमें से जितने भी चीज़ें फाइंड आउट करके आप अपने छोटे छोटे नोट्स ज़रूर बनाएं. अगर आपके नोट्स बहुत प्रिपेयर रहते हैं अच्छे से, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, लाइंस भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए MCQ तैयार करना बहुत आसान होगा. कुछ भी नहीं रहेगा आफ्टर दैट. अगर कुछ भी ऐसा रह जाता है तो ऐसा नहीं है, हम आपको वो जो बुक्स होती हैं हमारे पास, जिसमें कि इम्पोर्टेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उसके PDFs आपको सेंड ज़रूर करेंगे. ठीक है, तो ज़रा हम स्टार्ट करते हैं जर्मन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाले इस क्वेश्चन आंसर को. ठीक है. In the German regions, a large number of political associations whose number were middle class professionals, members, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt. अभी यहाँ पे बात हो रही थी ना एसोसिएशन की, अभी भी बात हो रही थी ना नेशन क्रिएट में, कि वो अपने तरीके से पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स में किन किन चीज़ों को चाहते हैं, मतलब अब तक मिल नहीं पा रहा था, चाहते हैं. तो उस चीज़ की शुरुआत ना स्टूडेंट जर्मनी से स्टार्ट हो रही है. ठीक, तो वहाँ पे जो लार्ज नंबर ऑफ़ पॉलिटिकल एसोसिएशन है, कई सारी पार्टीज़ हैं, कई पार्टियों से पॉलिटिकली जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी जो मेंबर हैं बेटा वो मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स ज़्यादा हैं. और मिडिल क्लास प्रोफेशनल ज़्यादा हैं, इसका मीन्स क्या है कि जो ये मूवमेंट है वो लिबरल्स का ही है. ठीक है ना, तो उसमें बिजनेसमैन भी हैं,
और प्रॉस्पेरस आर्टिसंस, मतलब यही जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं, फ्रेडरिक सॉरी जैसे, जो बड़ी बड़ी पेंटिंग, स्कल्पचर वगैरह वगैरह ये सब बनाते हैं। केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, ये सभी लोग बेटा एक साथ गैदरिंग हुआ है इनका फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक बहुत बड़ा शहर है। एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। आपको याद है जब आप ऊपर वाला भी पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो उसमें एक वर्ड आया था नेशनल यूनिफिकेशन। वो जो लिबरल लोग हैं, ये मिडिल क्लास लोग हैं, इनका जो आइडिया है वो नेशन स्टेट का, उसके बेस पे वो डिसाइड कर रहे हैं। तो वही जर्मन्स ने किया कि हम ना एक ऑल जर्मन, क्योंकि जर्मन रीजन आप भी जानते हैं 39 कन्फेडरेशन स्टेट्स में डिवाइडेड था, आपको याद है। तो सभी वो अब चाहते हैं कि हम अलग अलग ना रहें। ऑस्ट्रियन हंगरियन एम्पायर का एक हिस्सा मतलब उनके पास है, और जर्मनी के कुछ हिस्से कुछ अदर डायनेस्टी के रूलर्स का राज है। वो चाहते हैं कि अब ये सब फिनिश होना चाहिए। एक जर्मन स्पीकिंग जो नेशन स्टेट है उसके लिए सिर्फ एक नेशनल असेंबली होनी चाहिए, जैसे हमारे इंडिया के लिए भी होती है आज, ठीक। ऑन 18 मई 1848 तो जो क्वेश्चन आने की कोशिश होती है एक तो वो ये होती है कि वो जर्मनी रीजन के जो प्रोफेशनल हैं बेटा वो कहाँ मिले थे, फ्रैंकफर्ट में मिले थे। अच्छा वो डे क्या था, 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए कितने, जर्मनी की नेशनल असेंबली के लिए जो वो बात कर रहे थे वो कितने लोग थे। तो आप देखेंगे बेटा जो मेंबर्स थे इलेक्टेड वो 831 थे। मार्च्ड इन अ फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। मार्च्ड इन फेस्टिव प्रोसेशन का मतलब आप समझते हैं, फेस्टिव का मतलब बहुत भव्य तरीके से। आप देखते हैं ना जब किसी चीज़ के एक कोई बारात टाइप की निकाली जाए, एक कोई समारोह हो, कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो, तो एक बहुत अच्छे तरीके से वो लोग अपनी अपनी प्लेस ले रहे थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। अभी एक डायग्राम आएगा तो आप उस डायग्राम को देख के प्लूरली बहुत कुछ अच्छा समझ जाएंगे। कॉन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, और वो जगह कौन सी थी, सेंट पॉल चर्च, ओके। अब ये क्या कर रहे हैं आप ज़रा वो समझें, इनके एम क्या थे। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया स्टूडेंट, ड्राफ्ट किया, वो जर्मन नेशन के लिए था। यानी कि अब वो सब मिलके चाहते हैं कि वी वांट अ नेशन, वी वांट अ जर्मन नेशन स्टेट टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट। आप सबको पता है कि उस टाइम जब प्रशिया या ऑस्ट्रिया हंगरी ये जितने भी प्लेसेस थे वो सब एम्पायर थे, और वहाँ एम्परर या मोनार्क सिस्टम ही था। अब उस टाइम के लिबरल्स ने ये सोच के अपने कदम आगे बढ़ाए कि हम ना एक जर्मन नेशन स्टेट बनाएंगे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, तो बट क्या करेंगे, हेड जो होगा ना वो राजा ही होगा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट्स वो इसलिए कि कोई भी चीज़ शुरुआत में क्विकली चेंज नहीं होता है, आप धीरे धीरे ग्रेजुअली मॉडर्न चेंजेस की तरफ बढ़ते हैं। अगर मोनार्क को तुरंत हटा देना होगा तो सिंपल सी बात है, जो आर्मी है राजा की या एम्पायर्स के जो एरिया है वहाँ पे जो उनके सिस्टम को पसंद करने वाले लोग हैं वो इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वगैरह इन चीज़ों को मानेंगे नहीं, और वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को तुरंत फिनिश कर देंगे। तो इन सब लोगों ने जो ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हेड रखा था मोनार्क को, राजा को, लेकिन वो पार्लियामेंट के अंदर आएगा। सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट का मतलब समझिए स्टूडेंट्स कि जो राजा होगा ना वो पार्लियामेंट के ही अंदर अपनी पावर्स को मतलब शामिल करेगा। यानी कि सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट से अलग नहीं है आप। तो सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट में जब नहीं है तो वो आपको अगर याद हो 9th क्लास में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो 1791 में वहाँ एक चेंजेस आया कि राजा को ना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लिया है, उसकी पावर्स पे कंट्रोल कर लिया। ये ठीक वही चीज़ है कि मोनार्क तो होगा बट वो पार्लियामेंट के सब्जेक्ट के अंदर होगा। तो अब आप समझ जाइए क्या हुआ होगा, विद्रोह हुआ होगा, रिवोल्ट हुआ होगा, या फिर राजा नहीं माना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। When the deputies offered the crown on this term to Frederick William IV,
डिप्यूटीज़ का मतलब होता है वो एक 31 रिप्रेजेंटेटिव आए थे ना बेटा अपने अपनी जगह से, अब उनमें से कुछ लोगों को अपना चीफ बनाया उन लोगों ने अलग अलग स्टेट से। लाइक जैसे एमपीज़ होते हैं, एमपीज़ अपने में से ही तो किसी को पीएम या मिनिस्टर्स तय करते हैं, तो वहाँ जो भी चीफ थे डिप्यूटीज़ थे, प्रमुख लोग थे, उन्होंने क्राउन का मतलब आप समझते हैं स्टूडेंट कि जो मुकुट था वो ऑफ़र किया इन सब टर्म्स पे। किस टर्म पे? कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं जर्मन नेशन स्टेट के लिए, पार्लियामेंट के अंदर होगा राजा, और हमारे नेशन स्टेट का जर्मनी का जो हेड होगा वो राजा होगा। ये सब चीज़ उन्होंने बताई। फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ इनको ऑफ़र किया मुकुट। ये कौन थे बेटा? किंग ऑफ प्रशिया। ठीक। He rejected and joined other monarch to oppose the elected assembly। आपको पहले से अंदाज़ा लग रहा होगा कि फ्रेडरिक ने क्या किया होगा। फ्रेडरिक कहेगा अच्छा मैं पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके अंडर वर्क करूँगा, क्या आप मेरी पावर्स को आप कम करने की सोच रहे हैं? मैं तो चीफ हूँ, मैं तो राजा हूँ। तो ये जो सिस्टम वहाँ पे आया तो राजा ने क्या किया, उसने इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया और उसने अदर राजाओं के साथ मिलके अपोज करना शुरू कर दिया पूरी असेंबली को, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को, जिसमें 831 इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव थे। तो देखिए एक सिस्टम जो मोनार्क है अब उसमें चेंजेस करने की बारी आई, कॉन्स्टिट्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं वहाँ के लिबरल्स, और पार्लियामेंट को एक नेशनल असेंबली की तरह मान के अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप महसूस कीजिए कि फ्रेडरिक ने वो चीज़ें नहीं मानी। अच्छा इसके बाद क्या हुआ होगा ज़रा सोच के देखिए आप। आगे बढ़ते हैं। वाइल द पोजीशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर। अब आप भी जानते हैं एरिस्टोक्रेट भी वो लोग होते हैं लाइक मोनार्क, लाइक बट नॉट सेम एज इट इज़, क्योंकि बेटा एरिस्टोक्रेसी में ना बहुत बड़े बड़े जो एस्टेट्स के मालिक होते हैं वो अपनी पावर्स को यूज़ करते हैं पॉलिटिकल में। कुछ ऐसे समझ लीजिए जैसे कि मान लीजिए इंडिया में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास अपनी बहुत सारी पावर है, वो पॉलिटिकली यूज़ करते भी हैं, बिजनेस भी करते हैं, इनडायरेक्टली वो पावर्स को यूज़ करते हैं। फिर आता है बेटा मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर। अब मिलिट्री, क्योंकि अब जब पार्लियामेंट के बिहाफ पे डेमोक्रेसी की बात होने लगी है, चेंजेस की बात होने लगी है, तो राजा है या इस तरह के एरिस्टोक्रेट हैं वो तो अपनी मिलिट्री को यही ऑर्डर करेंगे कि हम इसको अपोज कर रहे हैं, तो मिलिट्री उनके साथ ही आएगी, राजा की मिलिट्री है। क्योंकि जो लोग इस चीज़ में भरोसा करते हैं कि राजशाही मोनार्की ही बेस्ट है तो वो लोग तो राजा का ही साथ देंगे ना बेटा। ठीक। फिर क्या होता है, द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। तो अब बात आई कि सोशल ऑर्डर। अब आप सोचोगे सर सोशल ऑर्डर से यहाँ क्या मतलब है? सोशल ऑर्डर से मतलब ये है स्टूडेंट्स कि सिर्फ एरिस्टोक्रेट, मोनार्क, राजा, इसी तरह के लोग इस ऑर्डर में नहीं होने चाहिए, इस ऑर्डर में सारे ही लोग होने चाहिए, चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, लिबरल लोग हों, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग हों, कोई भी हो। लेकिन ये चीज़ वहाँ पे उस टाइम सक्सेसफुल नहीं हुई, ये चीज़ वहाँ पे बिखर गई। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस हु रेसिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स। सिंपल सी बात है कि पार्लियामेंट में जो सबसे ज़्यादा लोग थे, डोमिनेट का मतलब जो सबसे ज़्यादा थे वो मिडिल क्लास के लोग थे, हु रेसिस्टेड द डिमांड ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसन एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। अब बात यह है कि उन्होंने अपनी ये जो सपोर्ट था वो खो दिया कुछ लोगों का, ठीक है ना, धीरे धीरे लॉस्ट। क्यों? क्योंकि मिलिट्री अपने अंदर में मतलब अपोज कर रही है, राजा कई तरह के लोगों को मिला के अपोज कर रहा है, एरिस्टोक्रेट भी उनका साथ दे रहे हैं। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन, और लास्ट में सिर्फ ये हुआ कि जो सेना की टुकड़ी होती है बेटा उसको बुलाया गया, एंड द असेंबली वॉज फोर्स टू डिसबैंड। और जो असेंबली थी, जर्मन नेशनल असेंबली के बेस पे जो सब कुछ हो रहा था उसको बेटा बंद करना पड़ा, उसको फिनिश करना पड़ा। तो लास्ट में देखिए ये हो रहा है, ये बहुत बड़ा अपने आप में उस टाइम पे एक इंसिडेंट था। लेकिन यहाँ से जो चेंजेस शुरू हुए ना वो आप आगे चल के आप देखेंगे कि यही फ्रेडरिक विल्हेम जर्मन जब इंडिपेंडेंट होगा, यूनाइट होगा, तो उसका रोल आप देखेंगे और देखेंगे कि ये उस टाइम क्या कर रहा था, इसको क्या मानना पड़ा। तो ये अभी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को अब आप आगे पढ़ेंगे तो जर्मन यूनिफिकेशन में आप देखेंगे कि फ्रेडरिक ने फिर क्या किया।
फ्रेडरिक को क्या रोल दिया गया, यानी कि जो चीज़ एक बार चेंजेस शुरू होती है वो लोगों के मन में आ जाती है। आप यहाँ से एक चीज़ महसूस ये करेंगे आप लोग, तो मिडिल क्लास ये देखने लगा कि राजा अपने आप में चेंजेस नहीं चाहता है, वो हमारे लिए चेंजेस नहीं चाहता है, वो नेशनल लेवल पे नेशनल असेंबली के लिए कोई चीज़ नहीं चाहता है, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी राजशाही चाहिए। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वुमेन वॉज कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। ये तो शुरू से ही चल रहा था कि वुमेन्स को उनके पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन वो अपने आप में एक बहुत बहस का मुद्दा बनता जा रहा था। क्यों? क्योंकि उनको वो राइट्स मिल नहीं रहे थे स्टूडेंट्स, इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स। और हो ऐसा रहा था कि जैसे कि फ्रांस में वुमेन काफ़ी एक्टिव थी, उनको राइट टू वोट 1948 में बहुत लेटर ऑन मिला जाके। यहाँ जर्मनी में भी क्या हो रहा था कि बहुत सारी वुमेन्स बेटा एक्टिव थी अपने अपने तरीके से बहुत सालों से। वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। अब वुमेन्स ने, जैसे जैकोबिन क्लब बन रहे थे फ्रांस में, आपको याद होगा, और वुमेन्स ने कुछ अपने और क्लब बनाए थे, न्यूज़पेपर छाप रहे थे, अपने पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहे थे। जर्मनी में भी सेम वही हो रहा था कि ये लोग अपने पॉलिटिकल एसोसिएशन बना रहे थे, न्यूज़पेपर को छाप रहे थे और हिस्सा ले रहे थे पॉलिटिकल मीटिंग्स में और डेमॉन्स्ट्रेशन मतलब जो आंदोलन होते हैं और जो प्रदर्शन हो रहे होते हैं उनमें, यानी कि महिलाएं अपने राइट्स के हक़ के लिए लड़ रही हैं उस टाइम। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड। और आपको पता है ये इतना सब होने के बाद जो फ्रैंकफर्ट की बेटा पार्लियामेंट हुई थी, अभी आप देखोगे डायग्राम में, उसमें उनको जगह ही नहीं दी गई। उनको साइड से बस बालकनी में खड़ा रखा गया, उनको बैठने की जगह नहीं दी गई, उतना रिस्पेक्ट नहीं मिला उनको। ठीक है, एक नया वर्ड आता है स्टूडेंट, फेमिनिस्ट, काफ़ी पॉपुलर वर्ड है। अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ जेंडर्स। फेमिनिस्ट लोग वो होते हैं जो हमेशा इक्वलिटी की बात करते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं, और किसकी बात करते हैं? वुमेन्स के राइट्स की। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो वुमेन्स के राइट्स की बात करे और इक्वलिटी की बात करे जेंडर बेस पे, कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को राइट्स ज़्यादा हैं किसी को कम है। लाइक अभी आप पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे फीमेल को ऑर्डर, जो फीमेल ऑर्डर है जर्मनी में, उनको बेटा राइट्स नहीं है, तो वहाँ पे एक तरह से एंटी फेमिनिस्ट माहौल है। अगर आप, मैं या कोई भी पर्सन एक अच्छी सोच का है, वो फेमिनिस्ट है, तो वो क्या कहेगा कि उसको वुमेन्स के राइट के बारे में अवेयरनेस भी होगी, वो इंटरेस्ट भी लेगा, और वो उसको इस बात का बिलीफ है कि चाहे सोशली बात हो, चाहे इकोनॉमिकली बात हो, पॉलिटिकली बात हो, हमें हमेशा बराबरी का दर्जा देना चाहिए, वुमेन्स को राइट इक्वल होने चाहिए हमारे। समझ गए आप? यानी कि जो जेंडर के बेस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करे, डिफरेंशिएट ना करे, चाहे वुमेन हो चाहे मेल हो, दोनों की ही बराबरी की बात होनी चाहिए किसी भी राइट्स के बारे में। वो लोग फेमिनिस्ट लोग होते हैं। ठीक है, ये देखिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है स्टूडेंट, सेंट पॉल का चर्च है, और जो इम्पोर्टेंट बात है समझने के लिए वो ये है कि जर्मेनिया की तस्वीर है बेटा, कुछ वही कलर से यहाँ पे पर्दों का कलर बनाया गया है। आप देखेंगे वुमेन्स यहाँ पीछे खड़ी हुई हैं कॉरिडोर में, लेकिन इनको बैठने की जगह बिल्कुल नहीं दी है, ठीक है ना, और बाकी लोग इस तरह से बैठे हुए हैं। और जो जितने भी साइन आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे जर्मेनिया के आगे पढ़ेंगे, चाहे फ्लैग की बात हो, चाहे पोर्ट्रेट की बात हो, यही चल के आगे जर्मनी नेशन स्टेट का बेस बना था। बहुत अच्छी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, यही फ्लैग बाद में चल के फ्लैग बना। तो ये अपने आप में बहुत शानदार मूवमेंट था 1848 वाला, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला। फिर क्या हुआ आगे जब आप देखेंगे तो एक चीज़ महसूस करेंगे कि उनको सफरेज राइट से दूर रखा गया ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। अभी ऊपर था ना डिनाइड, उनको किसी भी चीज़ के लिए हाँ नहीं किया, उनको मना कर दिया गया कि आपको ना तो वोटिंग राइट्स हैं। जब इलेक्शन हो रहे थे असेंबली के लिए 831 लोग चुने गए थे, तो वुमेन्स को राइट नहीं था स्टूडेंट। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitor gallery, और उनको कोई जगह नहीं दी गई। 831 जो मेंबर हैं स्टूडेंट्स, वो बेटा सीटेड थे, ठीक,
उनको बैठाया गया, सीट दी गई, लेकिन जो वुमेन है उनको एज ए ऑब्जर्वर विजिटर गैलरी में ही खड़ा रहने दिया गया, यानी उनको बैठने की जगह भी नहीं दी। ऐसा भी नहीं किया कि उन्होंने गैलरी में उनके बैठने की व्यवस्था की हो। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट 1848। ये तो सब जानते हैं बेटा कि जब भी कोई बड़ा मूवमेंट होता है तो जो कंजर्वेटिव ऑर्डर के लोग होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि लिबरल मूवमेंट को सप्रेस, दबा दिया जाए। दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। अब सिंपल सी बात है कि जो पुराना ऑर्डर है उसको रिस्टोर भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब लिबरल मूवमेंट बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है, लोग उसके प्रति अपना जो एक रिस्पेक्ट है वो दे रहे हैं, लोग अपने लिए इक्वलिटी ऑफ फेमिनिस्ट की बात कर रहे हैं। Monarchs were beginning to realize that the cycle of revolution repression could only be ended by granting concession to the liberal nationalists। अच्छा, जो राजा लोग हैं उनको क्या लग रहा है पता है? वो ये कह रहे हैं कि जो साइकिल है रेवोल्यूशंस की 1830, 1815, 1848, इनको ना हम हमेशा के लिए दबा नहीं सकते, और इनको ना दबाने का एक ही तरीका है, क्या? कि ये इस तरह से ख़त्म हो सकते हैं अगर हम इनको इनके कंसेशन कुछ माफ़ी दे दें लिबरल नेशनलिस्ट लोगों को। तो हम हैं मोनार्क हैं, उनके लिए सभी लोगों की रिस्पेक्ट बढ़ेगी और हमारा ऑर्डर जो है वर्क करता रहेगा। लोग ये डेमोक्रेसी और नेशन स्टेट की बात ही नहीं करेंगे, राजशाही कभी ख़त्म ही नहीं होगी। Hence in the years after 1848 the autocratic monarchy of Central and Eastern Europe began to introduce the changes। अब देखो वही सब हो रहा है, ये हुआ ना यहाँ पे कि 1848 का जो वो रिवोल्यूशन हुआ स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या है कि जितनी भी ऑटोक्रेटिक पावर है सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, मतलब यहाँ जितनी सारी कंट्री, ये लोग क्या कर रहे हैं पता है? इन लोगों ने कुछ चेंजेस शुरू किए। और क्या चेंजेस शुरू किए? दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815। अब 1815 में सीधी सी बात है, नेपोलियन की बात हो रही है कि नेपोलियन जो बहुत सारे चेंजेस लाया जो वेस्टर्न यूरोप में हो रहे हैं, हम भी ले आएंगे ताकि लोग हमारे साथ खिलाफ खड़े ना हो सकें। ये ठीक वैसे ही बात है जैसे ब्रिटिश टाइम पे इंडियंस जो है स्ट्रगल करते थे, मूवमेंट चलाते थे, तो ब्रिटिश कहते ठीक है हम मान लेते हैं, क्योंकि ब्रिटिश की अपनी चालाकी होती थी, अगर इनकी सारी बात में से कुछ बातें नहीं मानेंगे तो ये बार बार हमारे खिलाफ खड़े होते रहेंगे। ये वही बात थी। और फिर क्या होता है स्टूडेंट, ज़रा आप देखना इस बात को कि यूरोप में जो इंट्रोड्यूस हुए थे चेंजेस, जो वेस्टर्न यूरोप में 15 में हो गए थे नेपोलियन की वजह से, द सर्वडम एंड बाउंडेड लेबर एबलिश्ड इन बोथ द हैब्सबर्ग डोमिनियन एंड इन रशिया। दो काम सबसे इंपॉर्टेंट हुए मोनार्क ने जो फिनिश किए। पहला सर्वडम। बेटा सर्वडम कुछ ऐसे समझ लीजिए आप, बहुत सिंपल ईजी लैंग्वेज में, कि सर्वडम में जो किसान होता है ना, पीजेंट, उनके खुद के कोई राइट नहीं होते हैं, ना ज़मीन पे अधिकार होता है, ना वो शादी कर सकता है, ना अपनी मर्ज़ी से बच्चे पैदा कर सकता है। जो उनके लॉर्ड होते हैं, मैनर होते हैं, जो आप 9th में पढ़ते थे, उनके बगैर आप वो सारे काम नहीं कर सकते। आप सिर्फ मजदूर हैं, आप काम करिए। तो किसी भी इंसान की शादी की आज़ादी, बच्चे पैदा करने की आज़ादी, उसको अपने खेती के ऊपर जो राइट है, ज़मीन भी उसकी नहीं है, वो मेहनती कर रहा है और सारी चीज़ें कर रहा है, वो राइट्स नहीं थे। तो अब जाके क्या हो रहा है कि बेटा उसको ना फिनिश कर दिया। और बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है बेटा बंधुआ मजदूर, मतलब जैसे नहीं स्लेवरी चैप्टर पढ़ा था 9th में आपने, कि मैंने इन नौकरों को ले आया हूँ, इतने 1000 रुपये दे दिए हैं, अब ये 10 साल तक मेरे अंडर काम करेंगे। या फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे इसके साइन करा लिया है, ये 12 घंटे डेली काम करेगा आपके कहने पे। बंधुआ मतलब आपसे बंध के काम कर रहा है। ये दो चीज़ें फिनिश की बेटा, एबोलिस्ट कर दी गई। हैब्सबर्ग डोमिनियन में, मतलब जहाँ हैब्सबर्ग एम्पायर का पूरा राज चलता था वहाँ पे, और रशिया में, ये दो चेंजेस किए। तो इससे क्या लगा मोनार्क को, ऑटोक्रेटिक पावर को, ये दो चीज़ें हम ख़त्म कर देंगे। तो जो बहुत सारे सर्वडम में आने वाले पीजेंट और लेबर है, और जो बॉन्डेड लेबर बेचारे इस तरह से परेशान हैं, वो खुश हो जाएंगे, वो हमारे खिलाफ कभी खड़े ही नहीं होंगे। The Habsburg ruler granted more autonomy to the Hungarian 1867। और हैब्सबर्ग अम्पायर ने क्या किया, 1867 तक आते आते जो वहाँ के हंगेरियन लोग थे उनको और भी ज़्यादा ऑटोनॉमी से आप ऐसे समझ लें कि उनको और भी ज़्यादा खुद के लिए सोचने के लिए पावर दे दी, ये सोच के कि यहाँ के लोग अब राजा के खिलाफ कभी खड़े नहीं होंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो रिवोल्यूशनरीज थे, फिलोसोफर थे, थिंकर थे, मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने नेशन थ्योरी और जो मूवमेंट की, सफ्रेज की बात की, फेमिनिस्ट की बात की, वो सब में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी।
अब आप उसको जब आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो चीज़ कितनी ही मतलब पॉपुलर हुई और बाद में एक आइडियोलॉजी की तरह बन गई। तो न्यू वर्ड्स में आइडियोलॉजी होता है, आप भी जानते हैं, एक ऐसा आइडिया होता है सिस्टम के लिए जो रिफ्लेक्ट करता है पर्टिकुलर सोशल और पॉलिटिकल विज़न को। ठीक, अपनी अपनी आइडियोलॉजी है आपकी सोसाइटी और पॉलिटिकल विज़न में। आप जिस तरह से किसी चीज़ को आइडिया से रखते हो अपने मन में, वो आइडियोलॉजी होती है। ठीक है ना? ओके, न्यू वर्ड्स भी पढ़ लिए और ये चैप्टर भी फिनिश किया है हमने। नेक्स्ट डे जब स्टार्ट करेंगे हम, तो ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और यहाँ जर्मनी के यूनिफिकेशन की बात होगी बेटा, इटली की यूनिफिकेशन की बात होगी। 4th चैप्टर पे आ गए हम लोग। इस वीक में ये पूरी यूनिटी फिनिश होने वाली है। ठीक है, आफ्टर दैट हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे। एक बात और कहनी है, अगर आप में से किसी के पास भी अगर PDF नहीं है SST में किसी भी चैप्टर की, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इको हो या सिविक्स हो, किसी भी चैप्टर के लिए फर्स्ट टर्म में अगर आपके पास नोट्स नहीं है, PDFs नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं आपसे फिर कहता हूँ बेटा, देखिए मैं तो अपनी तरफ से सारी बात कह रहा हूँ, आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूँगा ताकि आप लर्न करते रहें, पढ़ते भी रहें और क्लास भी लेते रहें। प्रॉपरली वर्ड टू वर्ड समझाने की कोशिश हो रही होती है, वो आप समझते रहें। लेकिन काम नहीं होगा तो वो आप अपना नुकसान करेंगे, फिर वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। आप ध्यान रखिएगा, बोर्ड नज़दीक है आपके 3 महीने बाद। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।